हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैवॉक। इस फिल्म की शुरुआत एक आदमी वॉकर से होती है जो जंगल के बीच अपने एक पुराने केबिन में दिखाई देता है। कमरे के चारों ओर बिखरे पड़े नोटों के ढेर, नशीले पदार्थों के पैकेट और हथियार इस बात का सबूत है कि वो किसी बड़े ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन तभी वॉकर कुछ ऐसा करता है जो चौंकाने वाला है। वो उन सारे पैसों और ड्रग्स को आग के हवाले कर देता है। लपटें तेजी से फैलती और वॉकर की आंखों में किसी गहरे पछतावे या किसी अधूरे मिशन की झलक दिखती। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं एक तेज रफ्तार ट्रक जिसके पीछे पुलिस की कई गाड़ियां लगी हुई है। ये पीछा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस ट्रक में वॉशिंग मशीन्स के अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स छिपाए गए हैं। पुलिस लगातार फायरिंग कर रही है, लेकिन ट्रक में बैठे लोग बहुत चालाकी से हर गोली से बच निकलते हैं। कुछ देर तक ये पीछा चलता रहता है, जहां बाद में सिर्फ एक ही पुलिस की कार बचती है। वो उनके करीब रह जाती है। तभी ट्रक के अंदर से एक शख्स एक भारी वॉशिंग मशीन उठाकर उस पुलिस कार पर फेंक देता है। टकराव इतना भयानक होता है कि पुलिस की कार पलट जाती है और अंदर बैठा अफसर बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत बैकअप के लिए कॉल करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रक वाले लोग गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। अब कहानी का फोकस बदलता है और हम मिलते हैं 4 नए किरदारों से। चार्ली और उसके 3 साथी, ये वही लोग हैं जो उस ट्रक को चला रहे थे। ड्रग्स बेचकर इन्होंने भारी रकम जुटाई है, जिसे अब इन्हें एक गैंगस्टर को लौटाना है जिससे उन्होंने पहले उधार लिया था। ये चारों एक नाइट क्लब में पहुँचते हैं, जहाँ पर उनका सामना उसी गैंग से होने वाला है। क्लब में एक लड़का उनके आने की खबर अपने अंकल चिंग को देता। अब जैसे चिंग कमरे से बाहर निकलता है, उसकी नजर क्लब के बाहर खड़ी एक काली कार पर जाती, जिसमें 3 नकाबपोश लोग बंदूक लिए बैठे। तभी चिंग को अपने फोन पर एक मैसेज आता है कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उधर चार्ली के दोस्त जो बाहर कार में इंतजार कर रहे थे, वो भी उन नकाबपोश लोगों को देख लेते हैं। वो तुरंत चार्ली को फोन करके चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर हमला होने वाला है और अभी निकलना जरूरी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो नकाबपोश हमलावर क्लब के अंदर घुस आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जहां कुछ ही सेकंड्स में वहां पर अफरा तफरी मच जाती। चीखे, गोलियों की आवाज, टूटे हुए शीशे और बिखरा हुआ खून। क्लब एक खौफनाक मंजर में बदल जाता है। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में बैठे वॉकर और उसकी पार्टनर इली, इनको भी क्लब में गोलीबारी की खबर मिली। वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। वहाँ का सीन बहुत डरावना था। हर कोने में लाशें पड़ी हुई थी। वॉकर और एली क्लब का सीसीटीवी फुटेज देखते ताकि उन्हें पता चल सके कि ये हमला किसने किया है। फुटेज में वॉकर की नजर एक चेहरे पर अटक जाती। वो चेहरा चार्ली का था। वॉकर उसको पहचानता है क्योंकि वो उसे पहले से जानता था, लेकिन इस बात को बाकी पुलिस वालों से वो छुपा लेता है और कुछ कहे बिना वहाँ से निकल जाता है। वॉकर सीधा एक पॉलिटिशियन के घर पहुँचता है और वहीं पर खुलासा होता है कि वही पॉलिटिशियन चार्ली का पिता है। वॉकर सीधे सवाल करता है कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ पर है? वो पॉलिटिशियन घबरा जाता है और झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता। तब वॉकर उसके सामने क्लब का सीसीटीवी फुटेज रख देता है और कहता है, आपका बेटा इस फायरिंग में साफ साफ दिख रहा है। अगर ये बात बाहर निकली तो उसका इस केस में फंसना तय है। अब चार्ली के पिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो वॉकर की ओर देखते हुए सिर्फ इतना कह पाता है कि मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में जिंदा और सुरक्षित चाहिए। वॉकर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मन में अब एक नया खेल शुरू हो चुका होता है। एक ऐसा खेल जिसमें पैसे, पावर और सच सब एक दूसरे से उलझ चुके हैं। वॉकर उस पॉलिटिशियन से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने कैसे अपने पैसे और ताकत के दम पर वकीलों को खरीद लिया था ताकि तुम्हारे बेटे का केस खत्म किया जा सके। इस धमकी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता और कहानी का रुख बदल जाता है। अब हमको दिखाई देती है मदर, जो उस गैंग की लीडर है और इसी से चार्ली और उसके गैंग ने उधार लिया था। क्लब में हुई गोलीबारी में मदर का बेटा मारा गया था और यही वजह है कि अब वो गुस्से में और गम दोनों में जल रही है। कमरे में बैठी मदर अपने भाई चिंग पर बंदूक तानती और ठंडी आवाज में पूछती है कि मुझे बताओ मेरा बेटा कैसे मरा और जब ये सब हुआ तो तुम कहाँ पर थे? चिंग घबराता हुआ जवाब देता है, तुम्हारे बेटे ने खुद मुझे कमरे से बाहर भेज दिया था। मदर की नजरें और सख्त हो जाती, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? इस सवाल के बीच चिंग के दिमाग में वो सारी यादें लौट आती। असल में हमला शुरू होने से पहले ही
किसी ने उसको मैसेज भेजकर चेतावनी दी थी कि क्लब पर अटैक होने वाला है और इसीलिए वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन ये बात वो अपनी बहन से छुपा लेता है क्योंकि उसको पता था कि अगर मदर को ये सच मालूम पड़ गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब कहानी फिर वॉकर की तरफ लौटती। उसका मिशन है चार्ली को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना। वो सबसे पहले उसी बार के पास एक छोटे क्लिनिक में जाता है जहाँ गोलीबारी में घायल कुछ लोग इलाज करा रहे थे। वॉकर उनमें से एक युवक को पकड़ता है और उसको धमकाते हुए पूछता है, बताओ उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। डर के मारे वो लड़का कहता है, सर मैंने बस इतना देखा कि 3 नकाबपोश आदमी क्लब में घुसे और गोलियां चलाने लगे। उसके बाद सब कुछ खून और चीखों में बदल गया। मैं खुद वहाँ से भाग निकला। वॉकर को वहाँ पर कुछ खास पता नहीं चलता है, इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जो उस ट्रक वाली फायरिंग में घायल हुआ था, वही कार वाला जिस पर वॉशिंग मशीन फेंकी गई थी। अस्पताल में वो कुछ पुलिस ऑफिसर से सुनता है कि जिसने वो मशीन फेंकी थी वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही था। बाकी ऑफिसर्स पहले से जानते थे कि वॉकर और चार्ली के पिता के बीच गहरा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वॉकर को घायल ऑफिसर से मिलने नहीं दिया। लेकिन हॉस्पिटल में वॉकर की मुलाकात उस ऑफिसर की पत्नी से हो जाती, जो उसको बताती है कि इससे ठीक पहले मेरे पति ने मुझको फोन किया था। वो तुम्हारा नाम ले रहे थे और ये कह रहे थे कि 5 पुलिस ऑफिसर्स अब बहुत बड़ी मुसीबत में। ये सुनकर वॉकर के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती, जहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वॉकर और उसके कुछ साथी पुलिस वाले ही ड्रग्स की चोरी और डीलिंग में शामिल थे और जब उनमें से एक साथी ने ये राज उजागर करने की धमकी दी तो वॉकर ने उसको मार डाला। इसी मर्डर केस की वजह से वॉकर पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसी वक्त चार्ली के पिता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसको बचाया था। अब वही एहसान वॉकर को मजबूर कर रहा है कि वो चार्ली को ढूंढ कर लाए, नहीं तो उसका पुराना अपराध उजागर हो जाएगा। अब कहानी दूसरी दिशा में बढ़ती, चार्ली और उसके दोस्तों की तरफ। वो अब फरार हो चुके हैं और एक छुपे हुए ठिकाने पर अपने एक अंकल से मिलने पहुंचे। चार्ली का दोस्त उस अंकल से कहता है कि हमको मदद चाहिए अंकल, हमारे लिए फर्जी पासपोर्ट बनवा दो, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और हमें यहाँ से भागना होगा। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में वॉकर अपनी साथी एली से मिलता। एली उसे गैंग की लीडर मदर की तस्वीर दिखाती और बताती है कि ये वही गैंगस्टर है जिसका बेटा क्लब की फायरिंग में मारा गया था और मुझे डर है कि वो चुप नहीं बैठेगी। तभी वॉकर का बॉस अंदर आता और गुस्से में कहता है कि अगर अगली बार तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुमको फोर्स से बाहर कर दूंगा। हमें पता है कि तुम चार्ली को पहचानते थे, लेकिन तुमने बयान में झूठ बोला। वॉकर को अब ये भी पता चलता है कि चार्ली की गर्लफ्रेंड मिया पहले एक डंप एरिया में काम किया करती थी। इसी बीच एक और सीन में हम देखते हैं कि चार्ली का पिता ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तभी तो बाइक सवार लोग उसके पास आते हैं और उसे एक कॉल रिसीव करने के लिए मजबूर करते। दूसरी ओर से आवाज आती, मैं मदर बोल रही, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जिसके बाद कॉल कटते ही चार्ली के पिता डर के मारे कांपने लगते। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि चार्ली वहाँ पहुँच गया है जहाँ पर मिया काम करती थी। वहाँ पर वो मिया के अंकल से पूछताछ करते। पहले तो उसके अंकल कुछ नहीं बताते, लेकिन जब वॉकर अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाकर धमकाता है तो वो मजबूर होकर बोलते हैं कि मिया और चार्ली दोनों यहाँ से भागने की तैयारी में हैं। उनके पास फेक पासपोर्ट बनवाने की प्लानिंग है। उसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगते। वॉकर बाहर निकलते हुए अपने अंकल से कहता है, अगर पुलिस मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तुम मुझको नहीं जानते, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मदर ने चार्ली के तीसरे साथी को पकड़ लिया है। वो लड़का बहुत डरा हुआ है। वो कहता है, मदर मुझसे गलती नहीं हुई, उस रात मैं सिर्फ कार के बाहर बैठा था। 3 नकाबपोश लोग क्लब में गए और गोलियां चलाने लगे। मुझे नहीं पता कि चार्ली कहाँ पर है, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड मिया का पता जानता हूँ। अगर तुम मुझको नुकसान नहीं पहुँचाओगी तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। जहाँ पर आगे हम देखते हैं कि वॉकर अब मिया से मिलता है। उसे वो वही फर्जी पासपोर्ट देता है जो उसने उसके अंकल से लिया था। वो मिया से गंभीर लहजे में कहता है, तुम्हारी जान को खतरा है, पुलिस भी तुम्हारे पीछे है और मदर का गैंग। अगर अपनी जान बचानी है तो मेरा साथ, बस मुझे बताओ कि चार्ली कहाँ पर है। मिया घबराई हुई कहती है कि मुझे नहीं पता कि चार्ली कहाँ पर है और तभी उन्हें पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आती। मिया के चेहरे का डर साफ झलकता है। वो धीरे से कहती है कि उस रात क्लब में जब हमला हुआ था मैंने 3 नकाबपोशों में से एक का चेहरा देख लिया था और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर का था। ये सुनकर वॉकर के होश उड़ जाते। अब कहानी का रुख
पूरी तरह बदल चुका था। दुश्मन बाहर नहीं था बल्कि पुलिस के अंदर ही था। ये कहानी अपने सबसे तीखे मोड़ पर पहुंच चुकी, जहां पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो जाती। वॉकर और मिया अब मुश्किल में फंस चुके हैं। तभी वहां पर 3 पुलिस ऑफिसर्स पहुंचते हैं जो पहले चार्ली के पीछे थे, लेकिन अब उनका बर्ताव किसी ईमानदार पुलिस वाले जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो गुंडों की तरह पेश आ रहे थे। उनमें से एक वॉकर से कहता है, लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसके बॉयफ्रेंड चार्ली ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। जहां वॉकर शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब देता है, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे अभी इसकी जरूरत है। वॉकर भी उनसे उन्हीं की तरह बात कर रहा था, जैसे कोई गैंगस्टर उनको धमकी दे रहा हो। बात कुछ सेकंड्स में ही बहस से झगड़े में बदल जाती और वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती। वॉकर और वो तीनों पुलिस ऑफिसर्स आपस में भिड़ जाते हैं। अभी ये झगड़ा चल ही रहा होता है कि तभी अचानक मदर गैंग के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और बिना समय गवाए मिया पर गोलियां चलाने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती। गोलियों की आवाज, चीखे और टूटे शीशों की गूंज से पूरा इलाका भर जाता है। वॉकर मिया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए खुद को बचाने के लिए मिया भी बंदूक उठा लेती है और वॉकर के साथ मिलकर पलटवार करती। अब सीन ऐसा हो गया था जहां हर कोई हर किसी के खिलाफ था। पुलिस ऑफिसर्स मिया को पकड़ना चाहते थे, मदर के गुंडे उसको मारना चाहते थे और वॉकर इन दोनों से लड़कर मिया की जान बचाने की कोशिश में था। तभी वहां पर चार्ली पहुंचता है जो मिया को बचाने आया था। अब जैसे ही सबकी नजर चार्ली पर पड़ती है, सब तरफ से गोलियां चलने लगती। वॉकर फौरन मिया को पकड़कर झुक जाता है और चार्ली की तरफ भागते हुए चिल्लाता है, मेरे साथ चलो वरना कोई नहीं बचेगा। तीनों किसी तरह गोलियों की बौछार से बचते हुए बाहर कार तक पहुंचते हैं, लेकिन बाहर भी राहत नहीं थी। मदर के और लोग पहले से ही वहां पर घात लगाकर बैठे। अब जैसे ही उन्होंने इन्हें देखा, गाड़ियों से गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान मिया को सच्चाई का एहसास होता है। उसकी एक दोस्त ने ही मदर को उनके भागने की जानकारी दी थी। वॉकर, मिया और चार्ली किसी तरह पुलिस और गैंग के हमले से बचकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में वॉकर फोन उठाता है और अपनी साथी एली को कॉल करता है। फोन पर वॉकर उसको एक चौंकाने वाला सच बताता है, एली, ये केस वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। वो कहता है कि जिस दिन पुलिस ने उस ट्रक का पीछा किया था जिसमें ड्रग्स थे, उस दिन इन तीनों पुलिस ऑफिसर्स का असली इरादा ड्रग्स को पकड़ना नहीं बल्कि खुद उसको हड़पना था। उन सब ने नकली वर्दी पहन रखी थी जो ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग का ही हिस्सा थे। उन्होंने अपनी साजिश छिपाने के लिए चौथे ईमानदार ऑफिसर्स को आगे भेजा ताकि वो हादसे में मारा जाए और कोई उनके ऊपर शक ना करे, लेकिन किस्मत से वो ऑफिसर बच गया और अब वो ही उनके सारे राज खोल सकता था। वॉकर एली से कहता है कि तुम तुरंत उस ऑफिसर के पास जाओ और उसको बचाओ, क्योंकि अब वही असली गवाह है। और हाँ, उस क्लब में जिन नकाबपोशों ने हमला किया था वो भी यही 3 पुलिस ऑफिसर थे। दूसरी ओर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उन भ्रष्ट ऑफिसर्स में से 2 अब भी जिंदा हैं। उनमें से एक अपने फोन पर चिंग को कॉल करता है जो कि मदर का भाई है। वो कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो घायल पुलिस ऑफिसर अब होश में आने वाला है। अगर उसने मुंह खोला तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे अस्पताल में जाकर मारना होगा। इधर अस्पताल में एली पहुंच चुकी होती, लेकिन इससे पहले कि वो उस ऑफिसर तक पहुंचती, चिंग वहां पर पहुंच जाता और उस ऑफिसर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है, जिससे वो ऑफिसर मौके पर ही मारा जाता है। जहां अब जाते जाते चिंग उस ऑफिसर की पत्नी पर भी गोली चलाकर उसको भी मार देता है ताकि कोई गवाह ना बचे, लेकिन ये सब एली अपनी आंखों से देख लेती है। एली तुरंत जवाबी कार्रवाई करती है। वो चिंग पर गोली चलाती है। दोनों के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है। चिंग भी पलटकर गोली चलाता है, लेकिन एली बहुत समझदारी से बचते हुए उसकी टांग पर गोली मार देती है और उसको जिंदा पकड़ लेती। अब एली सीधा वॉकर के घर पहुंचती, लेकिन वॉकर की पत्नी बताती है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहता, जंगल के उस पार एक केबिन में रहता है। एली वहाँ पर जाने की तैयारी करती है। तभी चिंग के फोन पर एक मैसेज आता है, काम हो गया है, अब अगले सौदे की बात करो। एली उस नंबर को ट्रेस करती है और उसी जगह पहुंचती है जहां पर वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर उससे मिलने वाले थे। और जैसे वो दोनों ऑफिसर वहां पर आते हैं, एली उन्हें घेर लेती। उसके पास पहले से चिंग भी गिरफ्तार था, जिसने अब उन दोनों ऑफिसर्स को भी पकड़ लिया था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां हर राज सामने आने वाला था। कौन असली पुलिस वाला है और कौन गद्दार, और किसने इस पूरी साजिश की डोर खींच रखी थी। दूसरी ओर अब हम वॉकर को उसके घर पर देखते। उसके पास इस समय चार्ली और मिया दोनों मौजूद हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन वॉकर राहत की सांस लेते हुए तुरंत फोन उठाता है और चार्ली के पिता को कॉल करता है। वो बेहद जल्दी में कहता है कि आपका बेटा मिल गया है, वो मेरे पास है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चार्ली का पिता
अब पुलिस या वॉकर के साथ नहीं था। मदर गैंगस्टर के लोगों ने उसे पहले ही पकड़ लिया था। अब जैसी मदर को ये खबर मिलती है कि चार्ली जिंदा है और वॉकर के घर में है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देती। वो कहती है कि चार्ली को किसी भी हालात में पकड़ कर लाओ, उसी ने मेरे बेटे को मारा है। जहाँ कुछ ही देर में बहुत सारे गैंगस्टर्स वॉकर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे गोलीबारी शुरू कर देते। जवाब में वॉकर और चार्ली भी घर के अंदर से गोलियां चलाने लगते। चारों तरफ गोलियों की गूंज और टूटते शीशों की आवाजें गूंजती है। घर अब जंग का मैदान बन चुका था। वो लोग घर के नीचे के हिस्से से अंदर घुसने की कोशिश करते, लेकिन वॉकर पूरी तैयारी कर चुका था। वो उनको नीचे ही ढेर कर देता है, पर फिर भी दुश्मन ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था। यानी कि अब वॉकर, चार्ली और मिया के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच मदर की सबसे भरोसेमंद सहायक, जो एक कॉम्बैट फाइटिंग चैंपियन थी, वहाँ पर पहुँचती है। वो अकेले ही वॉकर से भिड़ जाती। वॉकर पहले से ही थका हुआ था और उसकी हालत खराब हो रही थी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। वो लड़की बहुत ताकतवर थी। उसने वॉकर को बार बार जमीन पर गिराया और जब वो उसको मारने ही वाली थी, तभी वॉकर ने चालाकी से अपना छिपा हुआ पिस्टल निकाला और एक ही गोली में उसको ढेर कर दिया। उधर बाहर का माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। चार्ली और मिया अब मदर के आदमियों के कब्जे में थे। थोड़ी देर में मदर खुद वहाँ पर पहुँचती है और साथ में चार्ली के पिता को भी वहाँ पर लाया जाता है। मदर का चेहरा गुस्से और बदले से भरा हुआ था। वो चार्ली के पिता की आंखों में देखकर कहती है, तेरे बेटे की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मैं उसे बहुत चाहती थी और अब मैं उसे वही दर्द दूंगी जो मैंने झेला है। मैं उसके सामने उसकी सबसे प्यारी चीज को खत्म करूंगी ताकि उसको समझ में आए कि जब कोई अपना मरता है तो कैसा लगता है। ये कहते हुए वो बंदूक चार्ली के पिता के हाथ में थमा देती और कहती है, चला गोली इस लड़की पर, मार दे इसे। चार्ली का पिता कांपते हुए बंदूक पकड़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है तभी दरवाजा खुलता है और एली वहां पर पहुंच जाती। एली के साथ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी थे जिन्हें उसने पहले ही पकड़ लिया था। वो ऊंची आवाज में सच्चाई बताती है, मदर, तुम्हारे बेटे के कातिल ये दोनों हैं, ना कि चार्ली या फिर मिया। तुम्हारा भाई चिंग भी इन सबके साथ मिला हुआ था। चार्ली और मिया तो सिर्फ अपना उधार लौटाने आए थे, लेकिन इन नकाबपोश पुलिस वालों ने वहां पर हमला कर दिया और तुम्हारे बेटे की जान ले ली। मदर के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभरता है। वो अपने भाई चिंग की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या ये सच है। चिंग कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में डर झलकता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर मौका पाकर एक आदमी की बंदूक झपट लेता है और एली पर फायरिंग शुरू कर देता है, क्योंकि एली थी जिसने उसका सारा भेद खोल दिया था। मदर अपने भाई की ओर बंदूक तानती, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाती, चिंग खुद उसके ऊपर गोली चला देता है। एक ही पल में मदर जमीन पर गिर जाती है और उसकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब वहाँ फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स चार्ली और मिया को मारना चाहते हैं, क्योंकि वही उस क्लब के असली गवाह थे। तभी चार्ली का पिता आगे बढ़ता है और अपने बेटे के सामने आ जाता है और गोली का निशाना बनकर वहीं पर मारा जाता है। वॉकर, जो अब तक घर के अंदर था, ये सब सुनते ही बाहर निकलता है। वो बंदूक उठाता है और बाकी बचे पुलिस ऑफिसर्स पर गोलियां चलाने लगता है। वो एली को भी कवर देता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। वॉकर गुस्से में एक ऑफिसर को बेरहमी से मार देता है। अब सिर्फ एक ऑफिसर बचा था जो पैसों से भरा बैग लेकर भागने की कोशिश करता है। वॉकर उसका पीछा करता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो ऑफिसर भी गोली चला देता है, जिससे वॉकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है, जबकि वो ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। अब पूरा इलाका पुलिस और अपराधियों की लाश से भर चुका था। गोलीबारी के बाद बस चार्ली और मिया ही जिंदा बचे थे। वो दोनों भागने के लिए कार में बैठते हैं। तभी एली उनके पास आती है और कहती है, देखो, भागने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा तुम दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारा अपराध छोटा है, तुमने सिर्फ ड्रग्स चुराए थे। जेल में रहोगे तो कम से कम जिंदा रहोगे, क्योंकि अब चिंग मदर की जगह ले चुका है और वो तुम्हें जरूर ढूंढेगा। लेकिन चार्ली और मिया उसकी बात नहीं मानते हैं और कार को दौड़ा देते। एली बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती, जहाँ कुछ देर के बाद वो वॉकर के पास जाती है, जो घायल हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। वॉकर मुस्कुराते हुए कहता है, एली, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं भी इन अपराधियों का हिस्सा बन चुका था, लेकिन मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी के लिए वो तोहफा पहुंचा देना जो मैंने उसके लिए खरीदा था। और उसी पल दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती। लाल नीली लाइटें वॉकर के चेहरे पर पड़ती, जो अब धीरे धीरे
अपनी आंखें बंद कर रहा था, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाती है। वॉकर जो कभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, उसने खुद अपने लालच और गलती की वजह से वो रास्ता चुना जिसने उसे धीरे धीरे अपराधियों जैसा बना दिया। उसने अपने अतीत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच हमेशा रास्ते ढूंढ लेता है। चार्ली जो बस एक गलती में फंस गया था, उसने पैसे और आजादी के लिए जो रास्ता चुना वो उसके पिता की जान ले गई। और मिया जिसने सिर्फ अपने दोस्त पर भरोसा किया, वो अब उस भरोसे की कीमत जिंदगी भर चुकाएगी। मदर गैंगस्टर की मौत के साथ शायद कहानी का अंत तो हुआ, लेकिन उसकी जगह अब चिंग ने ले ली। और जब तक लालच, बदला और धोखा इस दुनिया में है, तब तक ये खेल शायद कभी खत्म नहीं। वॉकर की आखिरी सांसें हमें याद दिलाती है कि सिस्टम के अंदर बैठा गुनहगार बाहर के गुनहगार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहते हैं ना, कानून से बचना आसान है लेकिन अपने अतीत से नहीं। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।